हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आईपीयू बीएड की आंसर की के बारे में। आईपीयू बीएड आंसर की 2022-2023। आप देख रहे हैं एजुकेशन ट्रिप। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपके फॉर सहूलियत के लिए कि यहाँ पर मैंने जो सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से जो डिटेल्स हैं, स्टूडेंट डिटेल, वो हटा दी हैं। जैसे पार्टिसिपेशन आईडी क्या है और नाम क्या था उसका, ये मेरा स्टूडेंट है। और हम सेंटर नेम भी देख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि डेट ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट कब हुआ था, 25 जून 2022 को हुआ था। टाइम 12:30 बजे से 3 बजे, यानी कि शिफ्ट 2 में हुआ था। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन का पेपर है और इस बच्चे के नंबर आए थे 270 में से, 400 में से 270। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आगे। क्वेश्चन पेपर की आंसर की कुछ इस तरीके से आई है कि यहाँ पर होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन के बारे में ऑप्शंस या इन्फॉर्मेशन दी है कि उसका क्या करेक्ट आंसर है, ये जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है आपको। और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आईडी है जो बच्चे ने आंसर दिया, स्टूडेंट ने, और ये उसका क्या आंसर था। और फिर वो चेक करेंगे कि क्या मैंने जो चूज़ किया था आंसर वो करेक्ट आंसर के बराबर है। हाँ बराबर है तो अपने आपको 4 नंबर दिया जाएगा, अदरवाइज़ 1 नंबर काट दिया जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि कोई आंसर नहीं किया, क्वेश्चन आंसर ही नहीं किया, तो ना ही कुछ मिलेगा ना ही कुछ कटेगा, तो सीधा 0 नंबर मिल जाएगा। तो ये पेपर की मार्किंग है, आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप बीएड आईपीयू बीएड का पेपर देना चाहते हैं तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 है एलिट्रेशन मीन्स। एलिट्रेशन का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए आपके पास है क्या भाई, अकरेंस ऑफ सेमी वोवेल्स, ये एलिट्रेशन का मतलब होता है। ऑप्शन बी क्या है भाई, देखो, अकरेंस ऑफ वोवेल्स। ऑप्शन सी देखिए क्या है, अकरेंस ऑफ सेम लेटर्स ऑफ साउंड। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या नन ऑफ अबव। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो अब मैं बोलूँगा नहीं, सीधा आपको मैं शो करूँगा कि वीडियो जल्द से जल्दी पूरी हो जाए और पूरा पेपर मैं डिस्कस कर दूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हैं टोटल और 400 नंबर, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो इस हिसाब से 400 नंबर का पेपर बन गया। इसकी कट ऑफ जो है भाई, नॉर्मली बात की जाए कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए 50% भी अगर आपके आते हैं तो आप टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप 50% से भी कम नंबर लेके आते हैं तब भी कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन फिर वो आपको सिर्फ बीएड डिग्री प्रोवाइड करने के लिए है बस। कोई प्लेसमेंट या किसी तरीके की कहते हैं ना कि अच्छी तरीके से, एक परफेक्ट तरीके से बीएड करना, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से होना ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, बीएड डिग्री ज़रूर मिल जाएगी यहाँ पर अगर आपकी कितने भी नंबर आते हैं तो। क्योंकि भाई यहाँ पर 24 कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में 100 सीटें हैं यहाँ पर, और उसके बाद टोटल सीटें हो जाती हैं 2400। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितनी रैंक वाले बच्चों के नाम आ सकते हैं। यहाँ पर 3500 3500 तक की रैंक वाले बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर 1000 से 1100 बच्चे तो एडमिशन लेंगे ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उनके कहीं और नाम आ गए हों, या लेना ना हो, या पैसे ना हो, क्योंकि फ़ीस के मामले में बहुत महंगी यूनिवर्सिटी है देखा जाए तो, वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो मैं सिर्फ स्क्रॉल करूँगा और आपको देखना है कि इसके क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जैसे ऑप्शन सी है, इसी तरीके से आगे मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आपको देखना है।
यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, एच की जो नंबर वैल्यू है वो 8 है, ए की 1 है, टी की 20 है, T20 मैच खेला है तो T20 यहीं से बनाए। टी मीन्स 20 यानी कि T20 पहले बता देता है कि टी की वैल्यू जो है मैथ्स की वो 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे जे की 10 है, सी की 3 है और वी की 22 है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए हमें क्या बताना है, गन को हम कैसे लिखेंगे, GUN गन। तो भाई जी की वैल्यू होती है क्या 7, यू की कितनी होती है 21 और एन की कितनी होती है 14। तो यहाँ पे 7 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और यू में जब 21 में यानी कि 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 23 और 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। तो आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू 9 होती है और 23 की W और 14 में 2 जोड़ दिया 16, तो 16 की वैल्यू क्या है भाई P। तो IWP इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, IWP, ठीक है। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो 13वां अक्षर यहाँ पर क्या होगा, देखो 1 2 3, दाएं से भाई तो दायां क्या होता है, दायां होता है लेफ्ट और बायां क्या होता है, बायां क्या होता है लेफ्ट और दायां क्या होता है राइट, उल्टा हो गया, ठीक है। तो बायां मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट साइड और दायां क्या होता है राइट साइड। तो ये बोल रहा है बाएं से 13वें नंबर पे यानी कि लेफ्ट से 13 नंबर पे देखेंगे भाई यहाँ पर। तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हो गया क्या M, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं दाएं से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से चौथे नंबर का अक्षर लेंगे, 1 2 3 और ये 4, तो चौथे नंबर का अक्षर क्या हो गया W। वो बोल रहा है कि अब इन दो M और W के बीच में मिडल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर हैं टोटल, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर हैं भाई। तो मिडल नंबर कौन सा होगा, 5वां नंबर होगा। ऐसे कैसे निकालते हैं भाई, 9 का आधा क्या होता है 4.5, तो यानी कि मैं 4.4 नंबर तो यहाँ इधर क्या कहते हैं लेफ्ट साइड से गिन लूँगा मैं और 4 नंबर राइट साइड से गिन लूँगा। कितने नंबर हो गए 8 नंबर हो गए। और 9वां नंबर कौन होगा, यानी कि 5वां नंबर जो होगा वो मेरा मिडल नंबर होगा, क्योंकि इधर से भी 5वें नंबर पे है, इधर से भी 5वें नंबर पर है। ओड संख्याएं होती हैं तो हम एक मिडल नंबर निकालते हैं, इवन संख्या होती हैं तो हमारे पास 2 मिडल नंबर निकलते हैं। बाकी अदरवाइज़ देखा जाए मिडल में तो कुछ नहीं होता इवन संख्या में, इवन सीरीज़ में। तो हम करेंगे कि यहाँ पर 5वां नंबर देखेंगे तो N 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा R। R आंसर है, यानी कि जो मिडल पर होगा वो R होगा, ऑप्शन डी R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर है ऑप्शन डी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द एनोलॉजी। ग्रेन का स्टॉक है, ठीक है, तो स्टिक का क्या होगा हमें बताना है। यानी जब ग्रेन्स होते हैं, जब उन्हें इकट्ठा करके हम रखते हैं, किसी भी कुटिया आपने देखी होगी शुरुआत में पहले यूज़ हुआ करती थी, या कोई कमरा हो गया उस कमरे में हम ग्रेन्स को भर के रख रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है स्टॉक कहला रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम स्टिक्स को, स्टिक है एक स्टिक फिर दूसरी स्टिक तीसरी ऐसे कर करके ये सारी स्टिक्स हमने रख दी, डजेंट मैटर कितनी हाइट है उसकी, सारी स्टिक्स रख दी हमने एक के ऊपर एक करके रख दी और बांध दिया उसे, मान लो, या नहीं भी बांधा तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, बंडल बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है स्टिक्स का बंडल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, राधा रैंक 9th फ्रॉम द टॉप, यानी कि ऊपर से अगर मैं गिनूँ तो राधा 9वें नंबर पर है, और अगर मैं नीचे से गिनूँ तो वो
38वें नंबर पे है, नीचे से गिनने पर वो 38वें नंबर पे है। तो देखो भाई, जब राधा बहुत सारे बच्चों के बीच में खड़ी हुई है, बहुत सारे लोगों के बीच में खड़ी हुई है, ऊपर से गिनने पे 9वें नंबर पर है और नीचे से गिनने पे 38वें नंबर पे है, तो 38वां नंबर भी, 38वीं रैंक भी राधा की है और 9वीं रैंक भी राधा की है। तो राधा तो 2 बार काउंट होगी, इसलिए एक अगर मैं इन दोनों को 38 और 9 दोनों प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 46। ठीक है, अब ये 46 कैसे आया? 38 और 9 को मैंने प्लस करा तो आया 47। अब इस 47 नंबर में, यानी कि 47 रैंक्स हैं। अब इसमें मैंने राधा को 2 बार गिना है। कहाँ कहाँ पे? 9वें नंबर पे गिना है एक 9वें नंबर पे गिना है और एक 38वें नंबर पे गिना है। तो कोई एक तो मुझे कैंसिल करना होगा। यहाँ पर देखिए, हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। 3 है, 8 है, 15, 24, 34, 48, 63। तो मैं लिख लेता हूँ पहले ऐसे, क्योंकि समझा रहे हैं भाई, सॉल्व कर रहे होते तो वहीं पर ही कर देते हैं। 15, 24, 34, 48 और 63, इन सभी में रॉन्ग नंबर क्या होगा? तो वैसे तो पहले ही बता दिया है कि रॉन्ग नंबर 34 होगा भाई। क्यों होगा, इसका रीज़न अब हम देंगे। तो सीरीज़ सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि हम सम देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे 3 में क्या जुड़ रहा है? 5 जुड़ रहा है, तो 8 बन रहा है। 8 में कितना जुड़ रहा है भाई? 8 में भाई हम यहाँ पर 7 जोड़ दें तो 15 बनेगा। और फिर उसके बाद 15 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना बनेगा? 24 बनेगा। तो सीधा पता चल रहा है 5 में कितना जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। 7 में कितना जुड़ रहा है? 9 जुड़ रहा है। और 9 में फिर कितना जुड़ेगा? 11 जुड़ेगा। तो 24 में अगर मैं 11 जोड़ दूँ तो 35 आना चाहिए। 35 आना चाहिए ना, तो इसलिए 34 है वो गलत है। अब आगे भी देख लेते हैं। 35 के हिसाब से आगे सीरीज़ बन रही है नहीं बन रही हैं? क्यों भाई? यहाँ पर 5 जुड़ा, यहाँ 7 जुड़ा, यहाँ 9 जुड़ा, फिर यहाँ 11 जुड़ा, और फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा भाई? 35 में 11 और 2 13 जुड़ेगा। तो 35 और 13 कितने हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। फिर 48 में फिर उसके बाद 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा 63। तो इसलिए 35 जो है वो सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, इसलिए 35 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो है वो क्या होंगे भाई? गलत होंगे भाई। बाकी आंसर क्या है? गलत है। इसलिए जो 34 है इस सीरीज़ के अंदर रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है। मिसिंग अल्फ़ाबेट हमें फाइंड करना है। तो पहला है ए, फिर है जेड, फिर है वाई, फिर उसके बाद है बी, फिर सी, फिर हमें दे रखा है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर आएगा क्या भाई। ठीक है, फिर उसके बाद है डब्ल्यू, फिर है डी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि एक, इन सभी के नंबर लिख लेते हैं। सबके नंबर क्या है? ए का मतलब ए कितने नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। जेड कितने नंबर पे आता है? 26वें नंबर पे। वाई 25वें नंबर पे। बी दूसरे नंबर पे। सी तीसरे नंबर पे। फिर क्वेश्चन मार्क है डब्ल्यू 23वें नंबर पे। और ये डी जो है चौथे नंबर पे। तो ए जेड ले लेते हैं, तो इन दोनों का सम कितना होता है भाई? 27। वाई और बी ले लेते हैं, तो इन दोनों का सम कितना है? 27। तो यहाँ पर 3 है और इतना, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था? 27। और 23 और 4, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? और है भाई 27। तो यहाँ पर 27 है, तो ये कौन सा नंबर होना चाहिए? ये नंबर होना चाहिए 24 वाला नंबर। और 24 पे क्या आता है? एक्स आता है भाई। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है इसको करने का, 27 वाली सीरीज़ बना लो। दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर क्या है भाई। पहला था ए नंबर ए, फिर था जेड,
फिर था वाई, फिर बी, सी, एक्स, डब्ल्यू एंड देन डी। भाई देखो एक्स तो क्वेश्चन मार्क था, हमने आंसर क्यों लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे क्या है, अगर हम आगे से शुरू करें तो पहले नंबर पे क्या होना आता है 26 ए आता है नहीं ए, और ए का नंबर क्या होता है 1। और अगर हम रिवर्स में शुरू करें तो जेड का कितना नंबर है 1। अब भाई रिवर्स में क्या होता है, जैसे कि ए बी सी डी 1 2 3, और फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, तो ये होता है 24 25 और ये 26। ठीक है, रिवर्स में हम गिनेंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा 1, ये 2 नंबर पे आएगा, फिर ये 3 नंबर पे आएगा, फिर ऐसे 4 नंबर पे करते करते ये फिर आ जाएगा आपका 24वें नंबर पे आएगा ये। ठीक है, फिर उसके बाद बी जो है 25वें नंबर पे होगा, और ये सी जो है 26वें नंबर पे होगा। बात वही हो रही है, देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है एक ए है, और रिवर्स में देखें तो जेड क्या है पहले नंबर पर है। यहाँ पर देखिए जो ये है वो कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, और ये सीधे में कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए सीधे सीधे हम गिने ए बी सी डी तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और रिवर्स में हम गिनेंगे तो वो क्या होगा भाई तीसरे नंबर पे, वो एक्स होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है कि रिवर्स में हम गिने तो तीसरे नंबर पे क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये दूसरी अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। अब देखिए तीसरी अप्रोच क्या हो सकती है, और भी अप्रोच हैं इसको करने के क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को। तो वो क्या है, देखो ए है, ठीक है, फिर जेड है, फिर वाई है, फिर बी, फिर सी, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर डब्ल्यू, फिर डी। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ए है, फिर उसके बाद ए को 2 संख्याओं के बाद यानी कि 2 लेटर्स के बाद बी काउंट हुआ, फिर बी के बाद सी काउंट हुआ, और सी के बाद फिर 2 लेटर्स के बाद ही डी काउंट हुआ। ठीक है, डी हमने पढ़ा। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, वाई है, और वाई के बाद क्या होता है, जेड आता है। ठीक है, और जो यहाँ हम इधर से देखते हैं भाई। ठीक है, तो डब्लू के बाद क्या आता है, सॉरी एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद आता है डब्लू। ठीक है, और डब्लू के बाद आता है वाई, और वाई के बाद आता है जेड, तो एक्स यहाँ पर आ गया। तो एक्चुअली ये अप्रोच जो है ना कुछ सही नहीं बनी, मैं तो बनाने की कोशिश कर रहा था नॉर्मली, लेकिन ये अप्रोच कुछ कुछ गलत है। कुछ कहूँ कि मैं सब कुछ, ये वाली अप्रोच गलत है भाई। ठीक है, बाकी ये 2 अप्रोच सही है, पहली वाली और ये दूसरी वाली। ठीक है, देखो ऐसे ही कोशिश करना चाहिए क्वेश्चंस को लेकर किस किस अप्रोच से वो क्वेश्चन हो सकता है। तो तीसरी वाली अप्रोच हम नहीं करेंगे भाई, ये दो अप्रोच सही है, पहली और दूसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ QH, क्योंकि वीडियो शॉर्ट बने, फिर भी थोड़ा काफ़ी लंबी हो गई। 100 क्वेश्चन हैं तो कम से कम भाई कुछ तो मिनट लगेंगे, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। तो आगे मैं तेज़ी से करने वाला हूँ क्योंकि मैथ्स में टाइम लगा था, बाकी सब में नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो QH जो है कैसे आया, और जो मैं क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने वो एज ए होमवर्क है, नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 22 मिनट 35 सेकंड की वीडियो बन चुकी है। 30 मिनट के अंदर मुझे सारे क्वेश्चन करवाने हैं, तो आगे मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर कोई और बात भी नहीं रह गई है, ख़त्म होने वाली है रीजनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, डू एंड डायरेक्ट वाले, तो आप सीधा देख लीजिए। अगर उसके रीज़न चाहिए तो आप पूछ लीजिए, मैं अलग वीडियो बना दूँगा उसके लिए। लेकिन मेरा एम था कि 30 मिनट में मैं ये पूरा जो वो भी क्वेश्चन पेपर है 100 क्वेश्चंस का पूरा सॉल्व करने का। तो देखिए कैसे करता हूँ मैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 20। क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, आप लिख रहे हैं तो हाउ मैनी टाइम्स 3 कितनी बार आएगा। जैसे 3 में
3 आएगा, फिर 13 में 3 आएगा, 23 में आएगा, 33 में आएगा, तो जितने भी 3 आप गिनोगे तो 20 आते हैं भाई। ठीक है, इस बच्चे ने भी सही आंसर लगाया है, थोड़ा बहुत स्मार्ट है वैसे ही। तो नेक्स्ट कर लेते हैं भाई 21 का है ऑप्शन डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22। देखिए लिखा है पॉइंटिंग टू ए पर्सन ए मैन सेड टू ए वुमेन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, हाउ वाज द वुमेन रिलेटेड टू द पर्सन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी UNT आंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर 23 है, देखो भाई कुछ इस तरीके से है, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, द्विउपाद का चौपाया है तो शुतुरमुर्ग का क्या होगा, ऑप्शन है कुत्ता। क्यों भाई, द्विउपाद यानी कि 2 पैरों वाला, तो वो चौपाया हो गया भाई। ठीक है, शुतुरमुर्ग 4 पैरों वाला है तो इसको इससे ही जोड़ना है जिसके 4 पैरों। बत्तख के 2 थे, कंगारू के 2, पेंगुइन के 2, तो इसके भी कितने, और बाकी शुतुरमुर्ग के कितने होंगे भाई, द्विउपाद यानी कि 2 का हो रहा है 4। ठीक है, 2 का हो रहा है 4, तो शुतुरमुर्ग के 2 होते हैं तो इसका क्या होगा 4, और 4 सिर्फ कुत्ते के पैर होते हैं, तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मेल्ट लिक्विड, तो फ्रीज क्या होगा भाई, फ्रीज होगा सॉलिड, सिंपल है, लिक्विड सॉलिड और गैस की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आ जाती है हमारी जनरल अवेयरनेस, या हम बोलें करंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेडी मार्किंग 1 मार्क्स की है। द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर, कहाँ पे भाई, कब होंगे, 2024 में होंगे। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखिए कौन सी है भाई, काजीरंगा नेशनल पार्क अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए है। किस लिए फेमस है भाई, ये रिनोसोर्स होते हैं यहाँ पर, रिनोसोर्स के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भाई देखो, ये गलत कर दिया ने, तो यहाँ पर देखिए नेम द प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है भाई, वोलोदिमीर जेलेंस्की। देखो स्पेलिंग में अलग अलग है, व्लादिमीर है या वोलोदिमीर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन है इससे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है भाई क्वेश्चन नंबर 4। द स्पोर्ट्स पर्सन नीरज चोपड़ा किससे हैं भाई, हर कोई जानता है आज की डेट में नीरज चोपड़ा को ज्वेलिन से है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द मीनिंग ऑफ द सेकुलर, सेकुलर का क्या मतलब है, तो ये है भाई नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, सेकुलर का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे यहाँ पर हम, क्वेश्चन नंबर 6 है द हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है, अनाईमुड़ी भाई, अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ नेटो, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ये आंसर है। हाईएस्ट डैम इन द, तो वो है टेहरी डैम। उसके बाद है मूवी गांधी रिलीज बाय 1982, किसने रिलीज करी, रिचार्ड एटनबोरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द लार्जेस्ट इंडिया स्टेट बाय एरिया, एरिया वाइज कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, तो वो है राजस्थान, और पॉपुलेशन वाइज क्या है, उत्तर प्रदेश। तो एरिया वाइज पूछिए तो इसलिए हमारा सी आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट है कोविड की फुल फॉर्म क्या है भाई, कोरोना वायरस डिसीज, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मिथाली राज किससे भाई बिलोंग करती है, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मोहिनीअट्टम डांस कहाँ पर भाई, किसका डांस है, कौन सी स्टेट का डांस है, तो वो है केरला। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आर्गुमेंटेटिव इंडियन इज अ बुक, आर्गुमेंटेटिव इंडियन एक बुक का नाम है, ये किसने लिखी है, तो अमर्त्य सेन ने लिखी है भाई। नेक्स्ट है वंदे मातरम वाज रिटन बाय, वंदे मातरम किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नेशनल सॉन्ग है। और नेशनल एंथम किसने लिखा है, जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमने पूछा है भाई वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 क्या है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, वो आउट ऑफ द फॉलोइंग बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज, तो किसे मिला है, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट फेमस प्ले तुगलक वाज रिटन बाय, ऑप्शन डी ग्रीस कर्नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई UNEP की फुल फॉर्म क्या है, तो वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भी क्वेश्चन बच्चे ने गलत किया है। नेक्स्ट है भाई भारत के राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका सूचक है, तो साहस और बलिदान का।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब रिलीज़ हुई है? 2020 में रिलीज़ हुई है भाई। डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर है। COP26 कौन सी कंट्री में हेल्ड हुई? 2006 क्या भाई हुई थी? वाज लिखा हुआ है तो यूके में हुई थी। NIOS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये NIOS की फुल फॉर्म। अब आगे बात करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड की भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन ए, प्राइमरी सोशलाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट होता है होम। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी, स्टिमुलस वेरिएशन। इनमें से कौन सी टीचिंग स्किल है? स्टिमुलस वेरिएशन। इनमें से कौन सा लर्निंग स्टाइल नहीं है? तो इनमें से सिंबॉलिक लर्निंग स्टाइल नहीं है, बाकी सब हैं। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का है ऑप्शन सी, ट्राई टू नो द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर। एक टीचर के पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? कंटेंट एंड नॉलेज एंड पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए। कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सीक प्रोफेशनल काउंसलिंग फॉर द स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन ए स्टूडेंट कम्स लेट इन योर क्लास, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी, नोइंग द रीज़न फॉर द लेट कमिंग। लर्नर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड होंगे लर्निंग में, अगर वो लर्निंग जॉयफुल हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। कोई भी टीचर हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को डिमोटिवेट करे। कैसे भाई? ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ह्यूमिलेटिंग द स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी क्लास के सामने उस स्टूडेंट को ह्यूमिलेट करना। इस तरीके से कोई टीचर किसी बच्चे को डिमोटिवेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फैमिली का मतलब होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टूडेंट्स में कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? वो है ऑप्शन बी, इंगेज देम इन ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क में उन लोगों को इंगेज कीजिए, जिससे कोऑपरेशन के बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ओट्स की फुल फॉर्म होती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी, टेकिंग केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये है स्टूडेंट सेंटर क्लास। या क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, एक टीचर को क्या होना चाहिए? एक रोल मॉडल होना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लेंडेड लर्निंग इन्वॉल्व्स। किसको इन्वॉल्व करती है ब्लेंडेड लर्निंग? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। एक टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट जिससे उसे मिलना चाहिए या क्या करना चाहिए उस टीचर के पास होना चाहिए, तो वो है ऑप्शन ए, अटेंडिंग इन सर्विस ट्रेनिंग। वो कैसे किससे एंगेज होना चाहिए? सर्विस ट्रेनिंग से। जैसे कि कोई टीचर बन जाता है, उसको बार बार बीच बीच में, मान लो परमानेंट भी बन गया है, तो 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2 साल बाद सर्विस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है फॉर अपडेटेशन ऑफ द टीचिंग टेक। सबसे अच्छा तरीका क्या है स्टूडेंट को डिसिप्लिन रखने के लिए? कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? इनकलकेट सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे पहले खुद डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी बच्चे को डिसिप्लिन रखना चाहते हैं तो। प्राइमरी स्टेज पर स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्राइमरी स्टेज पे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए? मदर टंग में पढ़ाना चाहिए, जिससे वो ईजी टू अंडरस्टैंड कर पाए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, ए टीचर शुड नॉट इंडल्ज। कहाँ पे इंडल्ज नहीं होना चाहिए? टीचिंग में नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ तो होना चाहिए, लर्निंग में भी होना चाहिए, इवोल्यूशन में भी होना चाहिए, बस इसमें ही नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पूछा है कहाँ नहीं होना चाहिए टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी प्रैक्टिसेस टीचर को इनकरेज नहीं करनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ नहीं आ जाए वहाँ पर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन बी से करेक्ट आंसर, स्टूडेंट राइटिंग गिफ्ट्स फॉर टीचर। कि टीचर को ऐसे इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वो हमें गिफ्ट दे, ये सब करना चाहिए। स्टूडेंट वर्किंग कोऑपरेटिव ग्रुप्स में स्टूडेंट वर्क करे, ऐसा करना चाहिए भाई। स्टूडेंट शेयर देयर फूड एंड ईच अदर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अगर स्टूडेंट फूड शेयर करते हैं कोऑपरेशन बढ़ता है। स्टूडेंट ट्राइंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये भी अप्रिशिएट करने वाली बात है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो है ऑप्शन बी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इफेक्टिव मेथड क्या है साइंस को टीच करवाने का? तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्सपेरिमेंट के बिना साइंस अधूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल क्या है? एक वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड है कम्युनिकेशन स्किल में, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल में वर्बल और नॉन वर्बल, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। अब भाई वो बच्चा जो क्वेश्चन में 24 है, जो क्वेश्चंस रेज करता है, वो कैसा बच्चा है? वो क्रिटिकल थिंकर है, यानी कि जो आप समझा रहे हैं उस पर क्रिटिकली सोच रहा है और क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो वो एक क्रिटिकल थिंकर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, और फाइनली 32 मिनट्स के आसपास में हमने पेपर सॉल्व कर लिया, 33 मिनट्स में, और 100 क्वेश्चंस आपके सामने किए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कुछ भी
कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कोई भी फर्दर प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम्स की वीडियो बन जाएगी। और मैथ्स में, साइंस में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी प्रॉब्लम है एक्सप्लेनेशन में, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बाय कमेंट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ टीचर। में से कौन सा वर्क टीचर का नहीं है? तो वो टीचिंग लाइफ स्किल्स, ये वर्क नहीं होगा भाई। टीचिंग लाइफ स्किल एक वर्क है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कलेक्टिंग एजुकेशनल सेस, ये वर्क नहीं है। तो ज़्यादातर भाई क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से पूछे जाते हैं, फॉलोइंग इज़ द वर्क ऑफ टीचर, तो भाई क्वेश्चन की जो थिंकिंग है वो अलग हो जाती है। अगर बोला जाए कि इज़ नॉट द वर्क, तो भाई यहाँ पर हमें रिवर्स में सोचना पड़ता है। जो वर्क है उन सबको हटाना पड़ता है, ऑब्सोलीट करना पड़ता है, और जो नहीं है उसको चुनना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से थिंकिंग हो जाती है, रिवर्स और फॉरवर्ड। तो ये ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होता है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। और बाकी तो थोड़े बहुत टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लें तो ज़्यादा सही रहेगा एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सही करने के लिए। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।